पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। I think easy one, that India's first dedicated navigation satellite 1A was launched from श्रीहरिकोटा। इंडिया में नॉर्मली सैटेलाइट्स हमारी कहां से लॉन्च होती हैं? अगर ऑप्शन में कभी आ जाए, जनरली आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो लॉन्च करी जाती है श्रीहरिकोटा से। इसके अलावा अगर कहीं से लॉन्च करी जाती हैं तो कुछ केसेस में तुम्बा अब नहीं होता। हाँ जी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यहां पे कौन सा है? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ठीक है, देखो अगर इंडिया से जनरल आज के डेट में हमारी सैटेलाइट हम मैक्सिमम खुद ही लॉन्च कर रहे हैं। कुछ हेवियर सैटेलाइट्स ड्यू टू कि उसको कहां पे प्लेस करना है, कुछ सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं फ्रेंच गयाना से। फ्रेंच गयाना कहां पे है? या फ्रेंच गयाना इज इन साउथ अमेरिका। अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखोगे वहां पे तो अगर आप साउथ अमेरिका के मैप को ऐसे देखोगे, इस तरीके से बना हुआ है, इस पोर्शन में थोड़ा सा आप जाके सर्च करोगे, एक छोटी सी टेरिटरी है जो फ्रेंच की है, एंड दैट पोर्शन इज नोन एज द फ्रेंच गयाना। तो मैक्सिमम केसेस में रॉकेट हमारी श्रीहरिकोटा से लॉन्च होती है। इसमें से और कहीं से भी आपको वहां पे लॉन्चिंग स्टेशन नहीं है। तिरुवनंतपुरम हो या फिर बेंगलुरु हो, यहाँ पे ये लॉन्च पैड्स नहीं है इसरो के। ठीक है, ये ऑफिसेज हैं, यहाँ पे लॉन्च पैड्स नहीं है। तो मेजरली हमने जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, अगर नॉर्मली ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन में आ जाए और ऑप्शन में श्रीहरिकोटा लिखा हो, अगर कुछ भी ना पता हो, होता है ना कई बार गेस्ट भी लेने पड़ते हैं, तो मैक्सिमम टाइम में वो श्रीहरिकोटा सही होगा। अगर ऑप्शन में कभी फ्रेंच गयाना दिया हुआ है, इन दैट केस आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ सैटेलाइट्स हमारी जब रशिया के साथ हम लॉन्च किया करते थे, मैक्स उस टाइम में आपको एक प्लेस है कौरव करके, वहां से वो लॉन्च किया करते थे। तो मैक्सिमम घूम फिर के यही 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बाकी कुछ बाहर होने वाला इसमें से है नहीं। ठीक है, यूएसए के साथ हम ज्यादा लॉन्च करते नहीं है सैटेलाइट को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, नॉर्मली वो श्रीहरिकोटा ऑप्शन में जाता है। क्लियर रहेगी इस चीज को लेकर। व्हीलर आइलैंड्स अब वहां से बहुत ज्यादा अभी लॉन्चिंग नहीं है अभी आपको, कुछ इसीलिए मैं बोला कुछ स्पेसिफिक केसेज आप देख के तैयार है। नॉर्मल केसेज देखो, इसके लिए क्या करने का है, जब आप तैयारी करते हो तो तैयारी करेंगे तो बाकी के लिए आप याद नहीं रखेंगे। अगर आप कोई भी आपको लॉन्च हुआ, लॉन्च में आपको दिखता है कि अच्छा इसका लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा से अलग था, तब जब आप जहां पे भी आप नोट्स मार्क करते हो उसको मार्क कर लोगे, वो चीजें आपको एक्सप्लिसिटली याद रह जाएंगी। बाकी नॉर्मल केसेज हैं तो श्रीहरिकोटा है। तो ये आपको इस तरीके से आप क्या करोगे, जब आपके नोट्स में इस तरीके से चीजें रहेंगी तो आपके मेमोरी में कुछ अलग है तो आप उसको लिख लो, जो जनरल है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप नहीं कुछ पता है तो श्रीहरिकोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हेन इनसेट 1D ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड। देखो ये क्वेश्चंस पूछने का मुझे लिटरली अगर पूछोगे पर्सनली मुझे नहीं पता होता ये क्यों पूछते हैं, आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं कि तुम कितने अच्छा, तुम्हारा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सही में कि ये क्यों पूछते हैं। हाँ जी, क्या करने के लिए? एक बार फिर से रुको, फिर से कोई एक बोलो, क्या बोल रहे हो? कंप्लीट द नंबर ऑफ क्वेश्चन। हाँ, वो थोड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, इजी है ना वो। तो फिर आप उसमें से अच्छे स्टूडेंट्स को बाहर कर रहे हो ना, अच्छे कैंडिडेट्स को तो आप बाहर कर रहे हो। नहीं, तुक्का की बात नहीं है। आज के डेट में मान लो कि जो इंफॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन अवेलेबल है वो मैं रट्टा मार के क्यों करूं? आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछो ना, नहीं उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करो। आप रट्टा बेस्ड क्या टेस्ट करना चाहते हो? ठीक है, तो ये अब देखो ये पूछेंगे वो, अब उसका क्या करूं मैं, क्योंकि उन्होंने पूछा है तो इसका आंसर तो करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इस तरीके की चीज आई थिंक रिसेंट ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस कम हुए इस तरीके से आना, कुछ कम हुए हैं, नहीं कुछ कम हुए हैं। आई थिंक जो नए आपके कुछ चेयरमैन जो आए थे यूपीएससी के, तो उन्होंने कुछ सुधार किया था क्वेश्चंस पैटर्न्स में, अतुल प्रसाद। हाँ, तो ये चीजें होनी चाहिए।
बट यही है कि अब इस क्वेश्चन को मैं याद भी कर लूं, मान लो मैं प्रीवियस ईयर में इसको याद भी कर रहा हूं, तो क्या करूंगा याद करके? ठीक है कि अच्छा 12 जून को, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट क्योंकि पूछता है तो रिसेंट वाले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इतना नजदीक बच्चे को चलो याद है कि भाई 1990s में हुआ था, आज के डेट में ये इंफॉर्मेशन 34 ईयर्स पुरानी है। ठीक है, तो अब अगर कई कई केसेस में तो जो उन्होंने क्वेश्चन सेट किया होता है उनसे भी उठा के पूछ लो कि अच्छा तुम्हें याद है, बताओ कब का है ये, नहीं पॉसिबल है। लेकिन वो अननेसेसरी, तो इस तरह के क्वेश्चन के पीछे ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ये कितने आएंगे आप कह नहीं सकते। लेटेस्ट करंट वाली चीजों को इनको पढ़ के रखेंगे, करंट की चीजें रहेंगी। करंट में भी तुक नहीं बनता है, एक दिन दो दिन तुम आगे पीछे क्या सिग्निफिकेंस दिखाना चाहते हो। बट ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो आप थोड़ा बहुत देखते चलेंगे। आई विल नॉट से कि भाई मत करो बिल्कुल भी, तो इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस कराने के पीछे कोई कारण नहीं बनता है। इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट का यूज किस लिए होता था? देखो क्लासेस में जब डिस्कस करेंगे तो जो अभी हम डिस्कस क्या क्या डिस्कस किया था हमने मॉर्निंग वाले बैच में, लास्ट क्लास में मिसाइल टेक्नोलॉजी डिस्कस करी थी, नहीं? तो यही खत्म करके भाई इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं एंड हो गया था वो। तो उसके बाद थोड़ा सा नेवल फ्लीट वगैरह डिस्कस कर लेंगे, एंड देन स्पेस टेक्नोलॉजी में जब आएंगे तो आपको इनिशियल पीरियड से लेके चलेंगे कि हर सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स की क्या सिग्निफिकेंस है अपनी। टाइप्स बता दिया है ना, हाँ, तो वो डिस्कस कर देंगे, वो पूरा का पूरा कि इंडिया के पास कौन कौन से हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिनके तो मेजरली दो ग्रुप्स में देख लेंगे उसको। तो वहां पे आपको विस्तार से बताएंगे कि अच्छा इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स का क्या पर्पस है, रिसर्च सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स का क्या पर्पस है। बट एज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट किस लिए यूज होती है, अभी तक आपने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो इनसेट सीरीज का क्या यूज क्या है? देखो सिंपल सी याद रखना, इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट जो थी इनका पर्पस था कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के तौर पे आप इंटरनेट कम्युनिकेशन भी बाद में ऐड हुआ, उसके पहले टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीविजन वगैरह करना, रेडियो वगैरह रेडियो वगैरह चलाना, ये सारी के सारे पर्पसेस के लिए इनकी चीजें इनकी यूज होती थी। इनसेट सीरीज में इवन वेदर फोरकास्टिंग वगैरह भी बाद में ऐड करी गई थी। तो इनसेट सीरीज में आप चीजें क्लियर रखेंगे। इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट आपके लिए अगर कहीं पे आता है, इसका सिंपल सा मतलब है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी, और वो कम्युनिकेशन टू वेज तो बाद में डेवलप हुआ, इनिशियल पीरियड में वो टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज हुआ करता था। इनसेट सीरीज हम जब सीरीज में देखेंगे तो इसमें कुछ मेजर मेजर माइलस्टोन्स को देखेंगे वहां पे कि इनसेट सीरीज में क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स रहे। बट नॉर्मल केसेस में आप ऐसे ही याद रखेंगे, इनसेट सीरीज का मतलब इतना ही रखेंगे। इसका नाम पूरा अगर आप याद रख लें, इंडियन नेशनल या कमिन सैटेलाइट। ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, तो नाम रखना याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बट जनरली कम्युनिकेशन के लिए ये यूज होंगी। तो टाइप ऑफ सैटेलाइट हम अगर जनरली देखते हैं तो दो टाइप्स की देखते हैं, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट देखते हैं और दूसरा रिमोट सेंसिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो आप इसको ये करके रखेंगे। अच्छा, इनसेट सीरीज में बहुत सारी सैटेलाइट्स, अब इसने स्पेसिफिक 1D पूछ रखा, तो अभी तो जो लेटेस्ट में लॉन्च होगी हम उसको देख के चलेंगे कि लेटेस्ट में क्या लॉन्च हुआ है। बट इनसेट, हाँ जी 100 ये चलेंगे, सीरीज देखेंगे तो अपन देखेंगे कहां तक लॉन्च हुआ है। बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, ऑपरेशनल उसमें से 10-11 हैं, 11 ऑपरेशनल है। जब मैं क्लास कराऊंगा तो वही गिन के 11 ऑपरेशनल कराऊंगा, क्योंकि जो काम में नहीं है उसको रट्टा मार के रखने का पर्पस नहीं बनता है। ठीक है, तो 11 ऑपरेशनल है इनसेट सीरीज के सैटेलाइट्स, इसमें चेंज होते रहते, अभी भी ये लॉन्च होते रहते हैं। बट इंडिया का डेवलपमेंट इसी फेज से आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। तो इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, इसीलिए देखो बेसिक्स पढ़ने इसलिए जरूरी है, अगर आप नहीं रटोगे तो फिर इस क्वेश्चन को अलग से रटना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपको पता है कि सैटेलाइट की सीरीज कैसे काम करती है, तो अगर आपको पता है कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए हमारी कौन सी सीरीज थी, यू विल इजीली आंसर इट कि ये इसका जो ऑप्शन होगा वो इनसेट सीरीज की सैटेलाइट होगी। रोहिणी सैटेलाइट्स जो थी स्पेसिफिकली ये आपको एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स थी। इनिशियल पीरियड में जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे स्टार्टिंग में कि कैसे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, उस टाइम में जो सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी उनको कहा गया था रोहिणी सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, तो उनका सिग्निफिकेंस आपको है नहीं ज्यादा। दूसरी जो सीरीज है दैट इज द आईआरएस, ये आपको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है। तो आईआरएस सीरीज अगर आपसे उसमें से पूछे कि अच्छा इसमें से कौन सा सैटेलाइट है जो कि रिमोट सेंसिंग या मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज हो रहा है, अगर वो आईआरएस सीरीज का सैटेलाइट होगा वही आपका ऑप्शन में जाके बनेगा। ठीक है, कॉटोसैट जो है, कॉटोसैट भी आपको आईआरएस का ही एक स्पेशल केस है। ये इसकी कॉटोसैट सीरीज की जो सैटेलाइट्स हैं इनकी आप कह सकते हो कि इमेज वगैरह थोड़ी ज्यादा क्लियर होती है, हाई डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे उसको, बट थोड़ी ज्यादा पिक्चर क्लैरिटी के साथ ये इमेजेस का वो प्रोवाइड कराता है। तो ये कार्टोसैट सीरीज की सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, और चौथा तो है आपको इनसैट जो है कि टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहीं पे जस्ट मार्क कर लो ताकि अगर फ्यूचर में कभी आ जाए तो रोहिणी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स थी, आईआरएस रिमोट सेंसिंग है, ऑटोसेट स्पेशल केस of IRS with high picture clarity, और इनसेट ये आपका टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है, ना समझ में कोई भी, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बुरी बुरी है तो प्लीज पूछ ले कि हाँ सर ये क्या लिखा हुआ है। आई नो माई हैंडराइटिंग इज वेरी बैड, बट ठीक है। हाँ, अभी मैं तुमने देखा नहीं है। मैं पढ़ लेता हूँ डॉक्टर्स वाली हैंडराइटिंग, तो यही कारण है मेरी हैंडराइटिंग में कुछ मिलती जुलती है। ठीक है, नहीं यहाँ पे तो चलो धीरे दिख रहा हूँ ना, बोर्ड पे है तो इसलिए काम चल जाएगा। और ये मेरा एक बहुत बड़ा कारण रहा है मेरे फेलियर के पीछे। ठीक है, तो ये आपके सजेशन के लिए है कि हैंडराइटिंग गंदी ना करें, क्योंकि आप कितने भी अच्छी लिख के आए आंसर, अगर सामने वाला पढ़ ही नहीं पा रहा है तो वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, डन, इजी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट दैट इज इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी 1990s का समय किस लिए इंपॉर्टेंट था? हाँ जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी आपको इंडिया हैज डिमोन्स्ट्रेटेड इट्स कैपेबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर 1994 बाय डिजाइनिंग। तो क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी करा रहा हूं तो आंसर ऑब्वियस, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अभी हमने, इसको किया था इस क्वेश्चन को। चलो जिसने नहीं किया था बताओ। हाँ जी, प्री इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, स्पेस कर रहे हैं अभी, वैसे भी हम करेंगे नहीं यहाँ पे। कैन मेक सैटेलाइट्स, कैन मेक सीक्रेट मिसाइल्स, कैन लैंड लॉन्च सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। देखो 1990s का जो दौर है, मैं इसको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आपको कैसे डेवलपमेंट हुआ, ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा। ठीक है, 1990s का जो दौर था, 1990s के दौर में हमने दो चीजें करी थी मेजरली। पहला जो किया था वो हमारा जो पीएसएलवी रॉकेट है उसको हमने एक तरीके से स्टेबलाइज करके यूज करना सीख लिया था।
तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आज के डेट में इसरो का जो वर्क हॉर्स है जिसको कहते हैं, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना हो पीएसएलवी उठा के लेके चलो। तो पीएसएलवी का डेवलपमेंट, क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट, ये सिग्निफिकेंट पोर्शन रहा था हमारा 1990s के दौर का। ठीक है, वो पूरा का पूरा ग्लोबल सिस्टम उस समय उस तरीके से चल भी रहा था। जो आप मूवी देखोगे रॉकेटरी, वो जो कहानी है वो 1990s की ही कहानी है। ठीक है, सोवियत रूस का टूटना, उस समय हमें क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था, टेक्नोलॉजी चाहिए था। हमने यूएसए के साथ पहले बात की, यूएसए ने काफी ज्यादा पैसे मांगे, हम फ्रांस के पास गए, फ्रांस ने कहा कि ठीक है भाई आपको दे देंगे रॉकेट, आपको टेक्नोलॉजी देंगे, बट उसने काफी ज्यादा पैसे मांगे, इसलिए पैसे पहले डील कर ली थी कम पे देने के लिए, बाद में यूएसए ने भड़का दिया उसको कि भाई तुम ऐसे कैसे, मेरा मार्केट खा रहा है। ठीक है, तो फिर उसने बहुत ज्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए। फिर हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं हम खुद ही बना देते हैं, तुम रहने दो। ठीक है, तो उसके उसमें भी उनको चैन नहीं था, तुम खुद से कैसे बना लोगे, नहीं खुद से बनाओगे तो मेरा धंधा बंद होगा। तो ये पूरा का पूरा 90s का दौर इसी ये में चला है। तो इनिशियल पीरियड में हमने पीएसएलवी को स्टेबलाइज करना, क्रायोजेनिक का डेवलपमेंट करना, और यहां पे एक चीज चला था कि सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को स्टैब्लिश करना। अच्छा, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, किसको क्लियर है ये चीज, क्या डिफरेंस होता है? हाँ आप बताओ। ओके, हाँ अच्छा, ऐसा आंसर आपने दिया है कि मैं इसको काटूंगा नहीं, जनरलाइज है। हाँ जी बताइए आप, चलिए ठीक है कोई नहीं। तो क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सिंक में नहीं चलते? ओके ओके, बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ, डिटेल में इसकी बात यहाँ पे करूंगा नहीं, बट बेसिक आइडिया यहाँ पे ये रख लो कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये इनका जो टाइम पीरियड है घूमने का, एक चक्कर लगाने का, दैट इज सेम टू द टाइम रोटेशन पीरियड इज सेम एज द जो आपको जियो सिंक्रोनस होंगी, ये क्या होंगी कि सैटेलाइट्स रोटेशन पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ रोटेशन पीरियड। ठीक है, ये बहुत ही क्रूड अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूं, इसमें बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है वो सिंक में है, उनकी रोटेशन और अर्थ की रोटेशन वो दोनों सिंक में, सेम टाइम पीरियड में दोनों क्या कर जाते हैं, एक दूसरे का चक्कर लगा लेते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि फिर तो एक जगह से हमेशा, अब ये जितना देर में घूम रहा है उतना ही देर में अर्थ भी घूम रहा है, यानी अर्थ से तो ये भी स्टेशनरी दिखेंगे हमेशा। अगर दोनों के घूमने का टाइम पीरियड एक ही है, आप इमेजिन करो एक बॉल है, उसके एक साइड में आपने रिंग बना दिया, ऐसे ये बॉल है, यहाँ पे आपने एक रिंग बना दिया, एक पोजीशन यहाँ पे मार्क कर लो, एक पोजीशन यहाँ पे मार्क कर लो, दोनों घूम रहा है, बट दोनों सिंक में घूम रहा है, यानी जितने देर में ये घूम रहा है उतने देर में ही ये भी घूम रहा है, तो ऑब्वियसली इनकी पोजीशन तो फिक्स दिखनी चाहिए। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में भी पोजीशन फिक्स दिखती है, बट उसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जियो सिंक्रोनस के अंदर में जिसको कहते हैं जियो स्टेशनरी। तो पहली चीज मैंने क्या बोला, जियो स्टेशनरी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है ऑफ द जियो सिंक्रोनस, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का भी घूमने का जो पीरियड होगा वो भी अर्थ के जितना ही रहेगा। ओनली डिफरेंस स्पेशल काइंड है, यानी इसको कुछ अलग बनाएगा, वो अलग चीज ये बनाती है कि इनका जो लोकेशन होगा
वो इक्वेटर पे होगा। दैट्स इट। यानी कि जियो स्टेशनरी आर अ टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, बट विद ओनली डिफरेंस दैट दे आर लोकेटेड एट द इक्वेटर। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, इतनी चीज अभी के लिए आप याद करके रख ले। बाकी और सैटेलाइट्स कैसे काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, ये हम देख लेंगे जब हम अगला हमारा टॉपिक ही आएगा स्पेस में। तो वहां पे मैं आपको ये ऑर्बिट्स वगैरह पूरा क्लियर करा दूंगा, कौन कौन सी ऑर्बिट्स हैं। ठीक है। अब इसके पीछे देखिए इसका पर्पस क्या है, क्यों कुछ जगह कुछ चीजों को हम जियो स्टेशनरी में रखते हैं, कुछ को जियो सिंक्रोनस में रखते हैं, ये सारी चर्चा मैं क्लास में जब डिटेल्स में करूंगा तो करूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना रखें कि जियो स्टेशनरी इज ए स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। बोलो। जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशन। ठीक है, अच्छा हमने कुछ क्वेश्चन मिस कर दिए लगता है, नहीं? कोई 8 पे आ गए सीधा। ठीक है, ये हो गया ना, डन। अगेन इसके बाद जो अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे नीचे वाला, इसको करके फिर मैं वापस चलता हूं कि ये क्लियर हो गया जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस। अभी के लिए इतना ही रखो, आगे हम इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। अगेन विच सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च बाय इसरो ऑन 22 दिसंबर 2005। तो अभी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है कि ये क्या था। ठीक है, वैसे अगर आपको रखना है आप आंसर लिख लो, इनसेट 4A था। ठीक है, बट मुझे भी याद नहीं है, मैंने देख के आंसर बताया आपको। ठीक है, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप एक डेटा याद करके रखो कि अच्छा ये कैसे कब क्या हुआ। हाँ जी, बहुत है। तो हाँ, ये चीजें आपको सही बात है, ये अब 2005 में उस समय के लिए करंट रहा होगा, अभी के लिए अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहां से पर्पस ये है कि कम से कम पिछले साल भर की चीजें आप जरूर याद, बस इसका इतना ही पर्पस है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आपको इतना ही हिंट देगा। तो मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूं, आपको क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी है, बट उसके साथ में क्या नहीं पढ़ना है ये जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज उलझे रहोगे कि क्या पढ़ रहा हूं क्या नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां से फिर अपने काम के क्वेश्चन आएंगे, आते हैं, बट इसके पहले पीछे वाले क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। हाँ जी, विच सैटेलाइट इंडिया लॉन्च्ड इन सितंबर 2002। अब आप चलो गेस ही करो, देखते हैं किसका 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 तुक्का कितना सही बैठता है। अच्छा, ए ऑप्शन वाले कौन कौन से देखता हूँ ना, बस देखो कि तुम्हारा लक कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, बी वाले कौन से, चलो सी, डी में कोई, तुम सबको ताबीज की जरूरत है। लक तुम लोग हैं, किसी का अच्छा नहीं लगा। ऑप्शन डी था। देखो ये तुक्के की बात है ना, लक की बात है, ऐसा कुछ था नहीं। ये सैटेलाइट इंपॉर्टेंट जो था
आपको इसलिए था मेटसेट सैटेलाइट क्योंकि इसका नाम बाद में बदला गया था। ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट था पहली चीज। मेटसेट का मतलब क्या हो गया कि मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। तो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है तो इसका पर्पस क्या रहा होगा? वेदर कंडीशंस को बताना, यही इसका जो है बेसिक पर्पस आपको रहा होगा। लेकिन इस सैटेलाइट की खासियत, अगर कुछ चीजें एक्स्ट्रा याद करनी हो तो मेटसेट को याद रखना, इसलिए याद रखना क्योंकि इसका नाम बाद में चेंज किया गया था। इसका नाम आगे चल के किया गया था ठीक है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसलिए नहीं कि इसको 2005 में कि 2002 में लॉन्च किया गया था, दैट्स नॉट द केस। इसको लॉन्च पहले किया गया था, लेकिन इसको लॉन्च करने के बाद 2002 में इसको लॉन्च करने के बाद आपको जो कल्पना चावला की डेथ हुई थी तो 2003 में हुई थी, ठीक है, फरवरी 2003, और उनकी डेथ के बाद उनके नाम पे इस सैटेलाइट का नामकरण कर दिया गया था। इसलिए ये सैटेलाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो अगर एक चीज और भी, कल्पना चावला मेटसेट और बाद में भी जो कल्पना चावला कल्पना 2 कल्पना 3 भी लॉन्च करी गई, वो कहीं ना कहीं मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स रही। ठीक है, इसके लिए अपने को ये Then again EduSat नहीं पता, नहीं करो। देखो ये इन तरीके क्वेश्चन में गेस ना ही करना तो बेहतर है। ठीक है, गेस आप वहां कर सकते हो ना जहां पे कुछ लॉजिक लगा सकते हो, इन्फ्रेंस बना सकते हो, अच्छा ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा। कुछ यहाँ पे कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, तो लॉजिक आपकी टेस्ट ही नहीं हो रही है, यहाँ पे आपका मेमोरी टेस्ट हो रहा है। ठीक है, कितना अच्छा आपके पास स्टोरेज है, आपके पास 512 GB है कि 1 TB है? हाँ जी, ठीक है। सिंपली एडुसेट 2004 याद करने का मन करे कर लो। एडू, बस नाम से चीजों को पढ़ना। फिर से बोलो, सर्व शिक्षा अभियान कह सकते हो, लॉन्च हुआ था उसी टाइम पीरियड में। इसका बेसिक पर्पस क्या रहा होगा एजुकेशन सैटेलाइट का? सर्व शिक्षा अभियान पर आसपास ही आए थे, तैयारी चीजें चल रही थी। बेसिक पर्पस क्या रहा होगा एडुसेट का, ये बताओ। अगर आपको बताऊं ये एजुकेशनल सैटेलाइट है, एजुकेशन के लिए मैं भेज रहा हूं, इमेजिन करो 2004-5 का टाइम, क्या क्या इसका बेसिक पर्पस रहा होगा? उस समय इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, राइट, इतनी बेहतर नहीं थी, बट आज के जैसा नहीं था ना, 3G 5G नहीं चल रहा था, 3G भी अब तो पुराना चीज हो गया। इसका बेसिक पर्पस था कि इंडिया के दूर दराज के इलाकों में भी हम शिक्षा पहुंचा सकें थ्रू द यूज ऑफ दिस सैटेलाइट। ठीक है, कहीं पे अब जैसे टीचर्स बैठे बैठे कहीं से IIT कहीं कानपुर से बैठे, उनको कहीं पे क्लासेस करानी हो, दे कैन डू दिस। यही बेसिक पर्पस था आपको एडुसेट का, कि हम इसको इंडिया में एजुकेशन के फील्ड में पहुंच बढ़ाएं आपको मेजर इंस्टीट्यूशन का। दैट्स द ओनली पर्पस। तो एजुकेशन पर्पस से था, टू वे कम्युनिकेशन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, बाकी यहां से याद करने लायक जानने लायक और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ये पुरानी चीजें हो गई। अब अगर फिर भी इसको कभी पूछ ले तो क्या करोगे? चलो, पूछ ले तो कुछ नहीं करना, गाली देना, और क्या कर सकते हो। शायद D1342 ना, हाँ जी, नहीं कर पाओगे, सही में नहीं कर पाओगे, इसमें आपकी ये नहीं है। लेकिन क्योंकि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं
तो कम से कम ये टर्म्स अगर आपके मेमोरी में आपने एक बार सुन रखा होगा तो शायद फ्यूचर में कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए। रेलिवेंट इसमें सब तो नहीं है, सब रेलिवेंट नहीं है। एप्पल आपको रेलिवेंट हमेशा रहेगा क्योंकि ये इनिशियल पीरियड के सैटेलाइट्स थे, इनिशियल जर्नी अगर आपसे पूछेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट था। बाकी नहीं बाबा ना, हाँ बी ठीक है तुम्हारा, इसका ऑप्शन भी ठीक नहीं है। चलो अच्छा, चलो एप्पल, एप्पल पता है सबको, मैं यहाँ पे एप्पल बस डिस्कस करूंगा, बाकी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें अब जैसे ये था ना स्टेप, ये किसी काम का नहीं था, ये इसरो का अपना एक अंदरूनी एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसको इन्होंने उठा के क्वेश्चन डाल दी। तो इसका जब एग्जाम रहा होगा तब पर्पस रहा होगा 2005-6 में, आज की डेट में इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, स्टेप जैसे प्रोग्राम्स का कोई रेलिवेंस नहीं है। साइट थोड़ा सा आप लिख लो इसको, साइट आपके बिहार पर्सपेक्टिव से, जो साइट एक्सपेरिमेंट है ये आपके लिए ये बिहार के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि बिहार वाले पर्सपेक्टिव में नहीं होता तो शायद मैं अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसको कभी डिस्कस नहीं करना चाहता, नहीं करते। ठीक है, साइट 1975, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखो, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजनल एक्सपेरिमेंट, क्या लग रहा है नाम से क्या चल रहा होगा? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, कहीं ना कहीं टीवी का कुछ लिंक आ रहा है, इंस्ट्रक्शन यानी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ लिंक आ रहा है। ये वो पीरियड था जहां पे इन्होंने सोचा कि सैटेलाइट का यूज करके एजुकेशनल कंटेंट टेलीविजन के थ्रू भारत के पिछड़े राज्यों में पहुंचाया जाए। तो पिछड़ों की बात आई तो हमारी बात आई होगी, हाँ जी, पहुंचाएगा, स्पेसिफिक स्टेशन बनाएगी। ठीक है, स्पेसिफिक आपको स्टेशंस बनाए गए, तो इसके लिए यहां पे बात आई। ठीक है, बिहार देखो, जब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता था मुझे खोजना बहुत आसान रहता था, कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा, अच्छी रैंकिंग है, अच्छा ये है, नीचे से खोजना स्टार्ट करो, नीचे से 1 से 5 के अंदर में आ जाएगा। कुछ बहुत बुरा है, ऊपर से खोजना स्टार्ट करो, 5 में आ जाएगा। एंड दिस इज नॉट, हम बिहारी हमें भी बुरा लगता है, बट दिस इज अ रियलिटी। तो यहां पे सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट में आपको 6 स्टेट्स को चुना गया था, जिनका पर्पस था कि यहाँ पे दूर दराज के इलाकों में सैटेलाइट की मदद से हम कैसे एजुकेशन कंटेंट कुछ पहुंचा सकते हैं। इसमें ये जो एक्चुअली ये प्रोग्राम नासा का था, ये जो आपको प्रोग्राम था ये नासा का प्रोग्राम था। इन्होंने इसरो से कहा कि भाई अपने पास ये प्रोग्राम है, करना चाहते हो? इसरो ने कहा ठीक है कर लेते, क्योंकि देखो 1975 का टाइम है, अभी अभी इसरो एस्टैब्लिश हुआ 1972 में। ठीक है, तो इसरो को भी कुछ चाहिए था कि नासा के साथ यारी दोस्ती बढ़ जाए, तो इसरो ने भी इस प्रोग्राम को ले लिया था कि ठीक है वी विल डू दिस। तो इसमें जो 6 स्टेट्स थे, लिख लो 6 स्टेट्स आपको जो था, हाँ जी, झारखंड बना था उस टाइम में, लिख लो लिख लो लिख लो बाबा, लिख लो, ran for 1 year, this program ran for 1 year in 6 states and 20 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 6 राज्य और 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको किया गया। इसमें जो स्टेट्स थे लिख लो, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, ठीक है,
एमपी, ओडिशा, राजस्थान। कर्नाटका तुम गेस नहीं करते, जनरली हम नहीं करते, कोई नहीं करता, ठीक है, इसीलिए इसको अलग से लिखवा दिया। नहीं होता, गेस करने लायक होता तो मैं छोड़ देता इसको। हो गया, 6 स्टेट्स हो गए, ठीक है। आंध्र प्रदेश की लिटरेसी रेट कम है, बहुत कम है आज भी, ठीक है। अगर आप लिटरेसी रेट देखोगे इंडिया की, आंध्र प्रदेश की लिटरेसी रेट आज भी बहुत कम है, बॉटम में आ जाती है। डेवलप, पैसा से डेवलप होना इज ओनली नॉट ओनली डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, पैसा है, पैसा है, बट पैसा तो सऊदी अरबिया, ओमान, इनके पास भी है। नहीं, पैसा होना इज वन क्राइटेरिया ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, बिहार में पता नहीं, बीपीएससी का मैं धीरे धीरे आदी हो रहा हूं, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले लिख लो, ठीक है, क्योंकि बिहार बीपीएससी का है ना, इसलिए, अदरवाइज तो नहीं इसको देखते। तो बिहार में क्या था, मुजफ्फरपुर, सहरसा, चंपारण एंड दरभंगा। ठीक है, मैं लिखा मुजफ्फरपुर, सहरसा, चंपारण, दरभंगा। उस समय दो थे, पूर्वी और पश्चिमी, जाके देखो, ठीक है। डन। चलो, इसके अलावा इंपॉर्टेंट एप्पल था, क्योंकि यहां से हमने पहली बार टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक तरीके से आप कह सकते हो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंट के तौर पे लॉन्च करना शुरू किया, ठीक है। तो इसके लिए एप्पल आपको इंपॉर्टेंट था 1985, 1985। इसका फुल फॉर्म बस लिख लो, एरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाम में छुपा है, अगर इससे पूछ ले कहां से लॉन्च हुआ था, एरियाना रॉकेट का नाम है, ठीक है, फ्रेंच रॉकेट है ये। लेकिन अब फ्रेंच रॉकेट से हम लॉन्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रेंच गियाना से ही लॉन्च कर रहे होंगे, जनरली हमने वहीं से लॉन्च किया। 1985, 1985 एक्सपेरिमेंटल था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अगर देखो नॉर्मली, अब चीजें आपको लिंक करके कैसे याद रखो, अगर कहीं आपको याद है कि अच्छा ये रॉकेट यहाँ पे एरियान लॉन्च हुआ है, तो जनरल केस में 98% केसेस में वो फ्रेंच गियाना से लॉन्च हुआ, या फ्रेंच गियाना से लॉन्च हुआ है तो 95% केसेस वो एरियान रॉकेट रहा होगा, अलग अलग वर्जन रहे होंगे, बट एरियान रॉकेट, ठीक है। तो इतना करके अपने को यहां से याद रखना, पैसेंजर की जगह पे सैटेलाइट है पूरा, ठीक है। वहां पे क्रू वगैरह के चक्कर में दो ही देश पड़े हुए थे, बाकी लोगों की उतनी क्षमता नहीं थी, ठीक है। तो दो देश, ठीक है। अब सब कुछ डाला हुआ है, आपके काम की है नहीं, ये 2006 की घटना है, ठीक है, हैवीएस्ट सैटेलाइट। अब इसका वजन कितना था ये उस टाइम में इंपॉर्टेंट होता, याद करना, आज डेट में याद करना पॉसिबल, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब, कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, जैसे चंद्रयान अगर आपका फेल हुआ, तो आप उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी रखें, ठीक है, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीजें थी इसमें, अपने को ये सीख के यहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है। ये यहाँ पे अपनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि इसकी क्या वजन था, इसका वजन जान के हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका वजन कितना भी हो अपने को उससे क्या लेना देना, लेकिन ठीक है, इसका इतना ही पर्पस था कि क्या आज की डेट में कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट फेल होता है, खास करके इंडिया का, तो आप उसके बारे में जरूर
इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसे पास्ट में बने हैं तो आगे भी बन सकते हैं, ठीक है। आंसर इसका याद नहीं है मुझे भी, मैंने लिख रखा है 2168 kg, ठीक है, दैट्स द ओनली प्रपोज। और यहां से कोई, चलो 7 तो कर लिया हमने इनसेट सीरीज, 8 कर लिया, ये कर लिया था क्या, ये कर लिया था। व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट पीएसएलवी मिशन ऑफ इसरो, अगेन 2022, तो इसलिए क्योंकि लेटेस्ट में है तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बताइए। हाँ जी, सी इजी, इजी केस C53 54, देखो उस समय के लिए कुछ भी रहा हो, 2022 में जब क्वेश्चन पूछा था उस समय C54 था, लेकिन अपने को अब क्योंकि इसको देखा है तो इसके आगे वाले जो पीएसएलवी से जो लॉन्च हो गए हैं उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। जो ये था दिस वाज पीएसएलवी C54 था, ये या पीएसएलवी C54, ठीक है। इस भी अभी आगे में रिसेंट में आपको लॉन्च हुआ है पीएसएलवी C55। पीएसएलवी C55 की खासियत ये है कि यहां पे हमने लॉन्च किया था, देखो खास है इसलिए बता रहा हूं इसको, ये वर्ड सुना है आपने स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पोएम, लिखो पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, पीएसएलवी, इसको हालांकि डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें एक खास चीज ये है, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ठीक है, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। हुआ ये डेट ईयर 2022, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये 23 है, 354 लास्ट था उस टाइम, उस साल का। ये पोएम मॉड्यूल इसलिए खास है कि अभी तक इससे पहले जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते थे, तो जो हमने देखा है ना कि जैसे अब आपका एक रॉकेट जाता है तो डिफरेंट स्टेजेज होते हैं उसके, उसका पेलोड होता है जो सैटेलाइट होता है। नॉर्मल केसेज में जो रॉकेट का लास्ट स्टेज हुआ करता था उसको भी हम क्या करते थे, पहुंचाने के बाद सैटेलाइट को इंजेक्ट होता था, इंजेक्ट होने के बाद उसको हम बर्बाद कर देते थे, या तो जल जाए या तो फिर उसको कहीं डीऑर्बिट करके स्पेस में दूर फेंक देते थे। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, पोएम एक्सपेरिमेंट। इसका पर्पस ये था कि जो पीएसएलवी का जो लास्ट स्टेज है उस लास्ट स्टेज को भी एज अ प्लेटफॉर्म हम यूज करें, वहां पे भी सैटेलाइट रखे जा सके छोटे मोटे, और अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट करने हैं तो उसको अपन, उसके लिए ये पीएसएलवी C55 रॉकेट का यूज किया गया था, और अभी के लिए कम से कम आने वाले साल 2 साल इसकी रिलेवेंस बनी रहेगी। तो पीएसएलवी C55 पीएसएलवी यानी कि इसका जो पोएम मॉड्यूल था पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ये अपने को याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे नॉर्मली हमने जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वो सिंगापुर का सैटेलाइट था, ठीक है, लेकिन हमने उसमें कुछ अपने इंडियन सैटेलाइट्स भी फॉर द पर्पस ऑफ पोएम एक्सपेरिमेंट वो हमने लॉन्च किया, ठीक है। तो इसके लिए आप पीएसएलवी C55, ठीक है, बाकी इसका और कुछ खास रेलिवेंस नहीं, ठीक है। इसके बाद पीएसएलवी C56 लॉन्च हुआ। अब ऐसे तो आजकल तो इसरो देखोगे तो हर कुछ ना कुछ दिन पे लॉन्च करते रहता है, यहां पे भी कुछ खास नहीं था, सिंगापुर की एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी हमने, और साथ ही साथ अपने जो है आपको 6 अदर सैटेलाइट हमने लॉन्च करी थी, ठीक है। तो सिर्फ, हाँ बोलो, डेली होते रहता है, कुछ खास होगा तो उस पर आपको ज्यादा फोकस कर देना, इसलिए मैंने आपको C55 को अलग से करा दिया, C56 भी इसमें कुछ अलग नहीं था, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है पीएसएलवी C57, ठीक है। तो 55 याद रख लेना, 56 भूल भी जाओ तो चलेगा, 57 याद रखना, इसलिए कि इस सैटेलाइट से लॉन्च हुआ, सॉरी इस रॉकेट से लॉन्च हुआ आपको आदित्य L1 मिशन,
तो आदित्य L1 मिशन, क्योंकि इससे C57 से लॉन्च हुआ, तो ये फिर अपने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदित्य L1 मिशन इन द ब्रीफ क्या है, कोई बताओ? इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है जो सन के बाहरी सतह को ऑब्जर्व करने के लिए आपको पहुंचा है। ठीक है, बाकी इसकी डिटेलिंग लैंग्वेजेस पॉइंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, L1 पे ही क्यों भेजा गया, ठीक है, कौन कौन से सन के लेयर्स होते हैं, उसको डिटेल में अपन देखेंगे। लेकिन यहाँ के लिए क्योंकि आपको PSLV C57 ये अपने को याद रख लेना है, ठीक है। एंड आज जो मैंने चेक किया सबसे लास्ट आपका PSLV C58 है। PSLV C58 अगेन यहाँ पे सिंगापुर की एक सैटेलाइट उन्होंने एक्सपोसैट उन्होंने भेजा है, ठीक है। तो अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, दो याद रख लेना, 55 और 57, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके चीजों को डिवाइड करके रखना पड़ेगा। अच्छा, किसको याद रखना है, कोई कौन सा याद रखने के लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि आदित्य L1 मिशन इंडिया का पर्पज से बड़ा मिशन है, तो उसके क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं रादर देन कमर्शियल वेंचर्स में तो रोज हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो उतना करके अपने को यहां से डन। ये अच्छा है, बताइए। गेस ही करो, नहीं पता तो गेस ही करो। गेस करने के लिए मैं नहीं कहता कि नहीं गेस किया, गलत किया, नहीं करो। ए, चलो लिंक से अलग हटके नहीं। सो यहां पे जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी है, ठीक है। ये भुवन जो है ये अपने आप में कोई सैटेलाइट नहीं है, ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको कहूंगा कि आप अपने खोल के अभी या घर पे जाएं तो एक बार भुवन साइट को खोलें जरूर, ठीक है। अगर एक बार आप खोल लोगे तो आपको चीजें याद रह जाएंगी, थोड़ा सा उसको स्क्रॉल कर लोगे तो क्या क्या चीजें हैं। भुवन जो है ये क्या करता है कि जो भी सैटेलाइट बेस्ड डेटा हमारे पास अवेलेबल है वेरियस सैटेलाइट्स के द्वारा, उसको लेकर के आपको डिफरेंट डिफरेंट मैप्स को प्रोवाइड कराता है इंडिया का। स्पेसिफिकली फॉर इंडिया 2 डायमेंशन में एंड 3 डायमेंशन में दोनों तरीके के मैप्स आपको मिल जाते हैं। स्पेसिफिक कामों के लिए मैप चाहिए वो भी मिल जाएगा, जैसे अच्छा कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है तो वो क्या है कहीं लोकेशन की, या वहां का सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का क्या है, या कहीं पे सॉइल मॉइस्चर कंटेंट किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारे के सारे कोई स्पेसिफिक लेयरिंग में आपको चाहिए होगा तो वो भी इस भुवन आपको जो साइट है या वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी है, तो इसीलिए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म इसको मैं बोल रहा हूँ। तो उस तरीके से आपको डेफिनेट स्पेसिफिक चीजें जो है वो आपको मैप के तौर पे मिल जाएंगी 2 डायमेंशन में एंड 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो इसके लिए अपने आप अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगेन एक बार भुवन ऐप खोल के जरूर देखें या वेबसाइट खोल के जरूर देखें, एक बार देख लोगे ना बस ये याद रखा इसमें क्या क्या है, ठीक है। अगेन इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको करने का कोई पर्पस नहीं बनता है, ठीक है। वो आपको 29 सितंबर 2012 में क्या लॉन्च हुआ था, तो उस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, अभी के लिए नॉट इंपॉर्टेंट। बस आंसर के लिए GSAT 10 था, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं। ये भुवन, ठीक है, एक बार देख लोगे मैप स्पेसिफिकली अवेलेबल है आपको सैटेलाइट के डाटा द्वारा, ठीक है। चलो बताओ। यहां पे तो गेस कर सकते हो। हाँ जी, श्रीहरिकोटा। तो दो चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं, तिरुवनंतपुरम में कोई लॉन्चिंग स्टेशन नहीं है, ठीक है। हासन जो है, हासन में एस्ट्रोफिजिक्स का सेंटर है, वहां पे भी लॉन्चिंग स्टेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बचते हैं बी और सी।
ये ऑप्शन आपको बी है, ठीक है। देखो ये कहने का पर्पस ये है कि अगर आप कर भी दोगे, ये सब क्वेश्चन इंसान कब लगाता है, अगर आप श्योर नहीं हो तो। जब बचे हुए हैं अब आर पार की लड़ाई जो है, 2-4 क्वेश्चन ही बचे हुए, अगर कर दिया, लक किस्मत मेरी सही रही तो हो गया, नहीं रहा तो नहीं होगा। आएगा, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपको डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में ये कोरो जो है ये उज्बेकिस्तान का लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिया जो है स्पेसिफिकली तो पहले के टाइम में लॉन्च किया करते थे सैटेलाइट यहाँ से, अब तो नहीं ही करते हैं, बट क्योंकि ये 2011 का है, उस समय भी हमने थोड़े बहुत सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए, ठीक है। तो कोरो बस इसके लिए जान लो कि उज्बेकिस्तान में है, ये यूनाइटेड रशिया यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। बाकी इसका और कोई खास है नहीं, ठीक है। सॉरी आई एम सॉरी, मैंने मिक्स कर दिया दो चीजों को, वो बहरो वो भी ये कोरो जो है, आई एम सॉरी, फ्रेंच गियाना, ये फ्रेंच गियाना है, उस लोकेशन का नाम है कोरो, उन्होंने डिटेल में पूछ लिया, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। कोरो जो है ये फ्रेंच गियाना का पार्ट, ये मैंने लॉजिक अपनी जो कहते हैं ना इंट्यूशन, मैंने मिस कर दिया, इसलिए मिस कर दिया क्योंकि आज के डेट में मैंने अभी आपको बताया कि अगर सैटेलाइट लॉन्च होंगे तो 2 ही जगह से लॉन्च होंगे, ठीक है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो रहे हैं या तो फ्रेंच गियाना से लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। बाकी कहीं से लॉन्च होने, यहां से अपने को ये याद रखना है कि कोरो जो है ये प्लेस है फ्रेंच गियाना का एक स्पेसिफिक लोकेशन है, ठीक है। उज्बेकिस्तान में पहले लॉन्च हुआ करते थे, अब नहीं हुआ। इंडिया ने स्टार्टिंग में जो लॉन्च किए थे वो किए थे, ठीक है। फ्रेंच गियाना में भी तो आसान रहता है ना, वो तो बहुत आसान रहता, फ्रेंच गियाना रहता तो। और ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिस्कस करने का कारण यही है कि फ्रेंच गियाना हम सबने याद रखा है, लेकिन ये उसके थोड़ा और नीचे में जाके उसने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। हाँ जी, हाँ, उस लोकेशन का आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक लोकेशन उसने पूछ लिया विद इन द फ्रेंच गियाना। फ्रेंच गियाना एक बड़ी टेरिटरी है, ठीक है, उसके अंदर में एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के तौर पे उसने, ठीक है। तो कोरो आप याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, तो अगर अब ये यहां से क्या सीख के जाना है, यहां से ये करके जाना है कि सैटेलाइट लॉन्च होंगे तो 2 ही जगह से हो रहे होंगे, जनरली श्रीहरिकोटा से होंगे या फ्रेंच का यूज किया आपने तो फ्रेंच गियाना की जगह पे कोरो भी, कोरो कोरो जो याद करना है, जैसे इसको याद करना है वो कर लो, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कोरो, ठीक, कोरो ही है, तो वो यहां से लॉन्च होंगे, ठीक है। 14 नंबर इजी क्वेश्चन, हालांकि ये यहां पे ऑप्शन 100% सही नहीं है, ठीक है। यहां पे ऑप्शन ही 100% सही नहीं है, बाद में लॉन्च किया गया, डेफिनेटली किया गया, ठीक है। लेकिन जब आप इनसेट सीरीज बोल रहे हो तो डेफिनेटली मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इसमें कुछ थे, 1-2 लॉन्च किए गए थे, डेफिनेटली उसके पर्पस थे। बाकी इसमें से और कोई भी रिसोर्स सैटेलाइट, रिसोर्स मैपिंग इनसेट सीरीज है ही नहीं। रिसोर्स का सैटेलाइट कौन से होंगे, जो रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट होंगे, ठीक है, वो रिसोर्स का भी काम करेंगे। मिलिट्री सैटेलाइट तो हमने इंडिया में गिने चुने 2-4 मिलिट्री सैटेलाइट है अपने, वो देख लेंगे कौन से हैं, ठीक है। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आपको कभी भी, आपको जनरली मेट्रोलॉजी वगैरह के लिए पोलर सैटेलाइट्स यूज नहीं करते, वो रिसोर्स मैपिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि आप चक्कर लगाते रहो बार बार, ठीक है। तो यहां से मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इजी क्वेश्चन रहेगा आपको, जब आप सैटेलाइट की सीरीज देख लोगे तो ये करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी बैंड्स is not used in INSAT GSAT satellite communication। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट नो इशू। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी बैंड इज नॉट यूज्ड इन द INSAT GSAT। फ्रीक्वेंसी बैंड का मतलब क्या होता है, सिंपल आसान भाषा में, तो होता है ना रेडियो में हम बात करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ाते हैं, उसमें क्या मतलब, उसका मतलब है कि अलग अलग वेवलेंथ को वो कैच करता है। तो वैसे ही कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास
स्पेसिफिक वेवलेंथ हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। आपने टर्म सुना होगा फ्रीक्वेंसी एलोकेशन। नहीं भाई, इंडिया में मोबाइल या डेटा ट्रांसफर के लिए मोबाइल कंपनीज को अलग अलग फ्रीक्वेंसी एलोकेट करी जाती है, इसी में से आप इतना इस फ्रीक्वेंसी का यूज करोगे, ठीक है। वो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो मान लो वेवलेंथ आपको अलग अलग रेंजेस में वेवलेंथ होती हैं, तो ये अब इसका जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका वेवलेंथ क्या है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये अलग अलग तरीके की डेटा को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये सेपरेशन करी जाती है, क्या क्यों किस लिए, ताकि चीजें आसान बनी रहे, ठीक है, एक दूसरे से इंटरफेरेंस ना हो डिवाइसेज में। अब मान लो इमेजिन करो कि आपका रेडियो है, वो रेडियो मोबाइल कम्युनिकेशन को कैच करने लगे, नहीं तो उसके लिए क्या होगा कि उसको स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए ही डिजाइन किया गया, वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की चीजों को ही कैच करेगा, बाकी फ्रीक्वेंसी को इंटरफेयर नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होगा, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होने लगी, नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा होने लगी। इसी वजह से आपको सैटेलाइट्स में भी क्योंकि कम्युनिकेशन करना है, तो वहां पे भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाता है। याद रखेंगे जो सैटेलाइट्स में जनरली जो फ्रीक्वेंसी यूज करी जाती है वो बहुत लिमिटेड है। यहां पे मैं आपको आंसर बताता हूं, बाकी फिर इसका ये जो है ये एमएफ फ्रीक्वेंसी है, ये रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ये क्या करी जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करी जाती है। जो एम फ्रीक्वेंसी आती थी ना पहले, अभी भी आती नहीं, एम नहीं कुछ 108 पॉइंट एम करके कुछ आती थी, ठीक है, वो तो एफएम है, ठीक है। तो वैसे जो रेडियो के लिए जो यूज होता है वो होता है आपको एमएफ फ्रीक्वेंसी, वो उसमें से नहीं है। बाकी यहाँ पे जो का सी कू ये जो है दीज आर आपको सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए इनका यूज होता है। इसमें से आप एक सीक्वेंस याद रख लो, जनरली जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं एस एक्स सी एक्स ओ बैंड का बैंड, ये जो सैटेलाइट की सीरीज है ये जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इन फ्रीक्वेंसी का आपको जनरली यूज होता है। तो बैंड विड्थ लिखा हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक इनको अवेलेबल कराई जाएगी, ये इसका बेसिक सा मतलब है। सी एक्स टू एंड का बैंड, इसका मतलब क्या है, यहां पे सिंपली याद रखना, आप लिखो यहां से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इधर जाओगे यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे एस से का की तरफ बढ़ोगे यहां पे फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी किसको पता है क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का आम भाषा में, ठीक है, हाँ जी, इंटरवल ऑफ टाइम, ट्रेवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, अच्छा, कहने का मतलब कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेकंड पास होते हैं उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है आसान भाषा में। यानी कि अगर कोई इस तरीके से आपको वेव मूव करता है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना स्पीड से क्या होगा, ये वेव पास करेगा। आप देखोगे वेव ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये यहां इसको एक वेवलेंथ को आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा ना ये पार होने में, ठीक है। लेकिन कंपेयर टू आप कुछ इस तरीके की फ्रीक्वेंसी देखो, इस तरीके का वेव देखो, तो यहां पे क्या ये बहुत जल्दी विद इन एक सेकेंड नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा पास हो सकते हैं। तो अब बताओ मुझे, अगर ये वेवलेंथ है ये फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा डेटा कौन ट्रांसफर कर सकता है, जो ज्यादा इस साइड आएगा, फ्रीक्वेंसी जिसकी हाई है वो ज्यादा डेटा क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा टाइम के साथ। क्यों, क्योंकि डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, 0 एंड 1 के तौर पे ही तो आप डेटा ट्रांसफर करते हो ना, जो आपका डिजिटल सिग्नल है वो ऐसे ही काम करता है 0 एंड 1 के टर्म्स में। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाई एंड लो ये बता रहा है, और कम टाइम पीरियड में एक सेकंड में सपोज करो ये 100 बार अप डाउन हो जाएगा, यानी 100 बिट का डेटा ट्रांसफर कर दिया इसने एक सेकंड के अंदर में। तो जैसे जैसे आप एस से का की तरफ आओगे आपका डेटा ट्रांसफर का रेट क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। ये ऐसे इसको लिंक करके याद रखोगे, ठीक है, हाँ जी। एमएफ बहुत नीचे है, ये जो है ये गीगाहर्ट्ज में है, ये गीगाहर्ट्ज में है, ठीक है। एमएफ जो है वो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज में रहता है, मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज में भी इनिशियल मेगाहर्ट्ज में जाता है वो,
ठीक है, बोलो बोलो बोलो, सवाल है तो बोलो। किसका? मेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी बताया तो, रेडियोस के लिए, रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह की बात करें। इसका नहीं, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। ये स्पेसिफिकली मैंने सैटेलाइट वाले आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि बैंड्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये जो स्पेसिफिकली यूज होते हैं एस सी एक्स क्यू एन का, ये जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। एक चीज अब यहां से अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी, हमने एक चीज देखा है, डेटा ट्रांसफर का रेट बढ़ा, तो अच्छा था ना, सब लोग का बैंड में करते हैं, अच्छा अच्छा डेटा मिलेगा। लेकिन इसकी कमी हो जाएगी। इसमें कमी ये होती है कि जितना आपका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसमें दिक्कत ये होती है कि यहां पे इंटरफेरेंस उतना ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। इंटरफेरेंस कहने का मतलब, मौसम खराब हुआ तो कम्युनिकेशन आपकी मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। बहुत तेजी से बारिश होनी शुरू हो गई तो फिर वो फ्रीक्वेंसी में एटेन्युएशन एक टर्म यूज होता है, वो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें एक दिक्कत क्या है कि इंटरफेरेंस, इसका आपको मेट्रोलॉजिकल इंटरफेरेंस ज्यादा हो जाता है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसमें एक दिक्कत ये है। दूसरी इसमें, अब इसको दिक्कत बोलो या आसान बात बोलो, कि जैसे जैसे यहां से इस साइड में आओगे, जो आप कह सकते हो जो रिसीवर का साइज है वो डिक्रीज होगा। रिसीवर का साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे एस से का की तरफ जाते हो, रिसीवर का साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। सिंपल से इसको कैसे याद रखोगे? देखो, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ बड़े बड़े हैं स्टार्टिंग में, यानी कि आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी कम है इसकी, बड़े बड़े वेवलेंथ बन रहे हैं। तो जब बड़े बड़े वेवलेंथ बन रहे हैं, उस केस में आपको क्या चाहिए? रिसीवर भी बड़ा चाहिए होगा, ताकि वो पूरा का पूरा कैच कर सके। लेकिन जैसे जैसे आप इस साइड में आओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ का साइज बहुत छोटा हो रहा है, उस केस में आपको जो रिसीवर चाहिए वो भी क्या चाहिए होंगे? छोटे चाहिए। ठीक है, तो आप एक तरीके के रिसीवर देखो, कहीं कहीं जाओगे जो रिसर्च स्टेशन वगैरह हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं सैटेलाइट वगैरह से, वहां पे बहुत बड़े बड़े रिसीवर भी दिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको बहुत छोटे भी दिखाई, जैसे एटीएम वगैरह पे देखो, कहीं कहीं रिमोट एरियाज में जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं, वहां पे भी एटीएम काम करता तो है, लेकिन उसके छत पे देखोगे छतरी लगाई गई होती है, वो छतरी काफी छोटी सी, बहुत बड़ी छतरी नहीं होती। राइट, तो एक चीज यहां पे ध्यान रखना, जैसे जैसे एस से का, नॉट ओनली एस से का की तरफ, ये सबके लिए काम करेगा। ठीक है, वहां पे ये रिसीवर्स क्या होते हैं, साइज इनका छोटा होता चला जाता है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे लिखा साइज की, छतरी की साइज लिखी, रिसीवर साइज डिक्रीजेज बट नीड ऑफ बेटर लाइन ऑफ साइट, दिख रहा है? नहीं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, उसी में लिखना, बट नीड ऑफ बेटर लाइन ऑफ साइट इंक्रीजेस। ये बात समझ में, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है? एकदम थोड़ा सा भी डिश का एंटीना हिला इधर उधर तो आपके चैनल्स नहीं पकड़ते, नहीं, तो जितना छोटा होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी एक्यूरेट होनी चाहिए, उतना एक्यूरेट वो लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। जब हम क्या करते हैं, हमारा कभी कभी आपका डिश सिस्टम जो टीवी घर में लगा होता है वो खराब हो जाता है, आप क्या करते हो? उसको हिलाते हो, हिला के आप करना क्या चाहते हो? वो जो फ्रीक्वेंसी जो उसका लाइन ऑफ साइट है, जहां जिस डायरेक्शन में उसके वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं, उसी वेव लाइन के, उसी आप लाइन ऑफ साइट में आप उसको क्या करते हो, आप उसको फिक्स करते हो, ताकि वो क्या करे, उसको इजीली कैप्चर कर सके। एंटीना का साइज मेन उसका क्या होता है, वो जो छोटा सा उसमें लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एलएनडी। वो आप कैच तो वही करता है, लेकिन एंटीने के साइज देखो वो बड़े होते हैं, उसमें एंटीना के साइज बहुत बड़े नहीं है, बट वो बड़े हैं कहीं ना कहीं। उसमें बेसिक पर्पस यही होता है कि यहाँ पे लाइन ऑफ साइट हम उसकी क्या करें, बेटर करें। अब आपको जो है ना, सबसे अब कई बार हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है साइट इधर उधर हिल जाता है, टीवी का कनेक्शन मान लो कि बारिश आ गई और ये हो गया, तो तूफान आ गया, तो आपको किसी ना किसी को बुलाना पड़ता है कि भाई चेक करो, थोड़ा सा इसको ठीक कर दो, मिला दो। आप जल्दी मिलाओगे वो नहीं मिलता है,
उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है पता है? आप सर्च करो कि जो आपका जो भी जिसके भी आप सब्सक्राइबर हो, फ्री डिश टीवी है, टाटा स्काई है, क्या है जो भी है, वो किस सैटेलाइट से आपको सिग्नल दे रहा है। ठीक है, आप उस सैटेलाइट को चेक कर लो और उस सैटेलाइट का लाइन ऑफ साइट चेक कर लो आपके पोजीशन से। आपको बहुत सारे एप्स आते हैं, वो आपको एक्यूरेट बता देगा इसका लाइन ऑफ साइट कितने डिग्री पे कितने एंगल पे है। जस्ट सेट इट। हाँ जी, खुद से भी आप करते हैं। क्या करता है? लोकेशन वो आपको शो करने लगता है। वो आपको उसमें होता है कि आपको सिंपली सैटेलाइट जानना है कि मेरा कम्युनिकेशन जो है इस टीवी का या इस सिस्टम का किस सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। आपने जैसे ही वो चीज जाना, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है कि एयरटेल जो है वो किसके थ्रू दे रहा है, डीटीएच जो है किसके थ्रू दे रहा है, या वीडियोकॉन या जो भी है किस सैटेलाइट के थ्रू दे रहा है। आपने जैसे ही सैटेलाइट को जाना कि ये कौन सा सैटेलाइट है, ठीक है, आप सैटेलाइट की आपको पता चल जाएगा, आपके लोकेशन के हिसाब से ट्यूनिंग कर लो कि भाई इसका लाइन ऑफ साइट कहाँ पे है। जहां पे लाइन ऑफ साइट है आप उसको वहां पे फिक्स करो, आपका सिस्टम ठीक हो गया, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो भी यही काम करते हैं। उनके लिए स्पेसिफिक डिवाइसेज होती हैं। आपके पास भी आपका मोबाइल है, उसमें जीपीएस है, लोकेशन है, तो आपको बता देगा। ठीक है, तो बैंड्स ये चीज ध्यान रखेंगे, एस सी एक्स कू एंड का बैंड। इसमें से स्पेसिफिकली जो एक्स बैंड है, ठीक है, इंडिया में ये एक्स बैंड मिलिट्री सैटेलाइट्स के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, एक्स बैंड स्पेसिफिक याद रखेंगे, ये मिलिट्री सैटेलाइट्स के लिए रिजर्व करा गया है। ये इसमें बाकी लोगों को अलाउ नहीं है इसमें कम्युनिकेशन करना। इसमें उसमें देखो जो सैटेलाइट फोन्स होते हैं ना, वो तो डेफिनेटली यूज करते हैं यही आपको इसमें से बैंड यूज करते हैं। तो लेकिन उसमें आपको इंटरफेरेंस कई बार क्या होता है ना कि एक ही इंटरफेरेंस का सबसे बेसिक कारण क्या है बताओ? एक ही फ्रीक्वेंसी पे दो अलग अलग टाइप के डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं और वो आपका जो फोन है वो दोनों को रिसीव कर रहा है, तो आपको नॉइज आना शुरू हो जाएगा। तो आपको नॉइज आनी शुरू हो जाएगी, चीजें इधर उधर होनी शुरू हो जाएगी। तो फोन में, सैटेलाइट फोन में भी यही कारण है, जनरली जो कारण होता है। मोबाइल वाले में अलग दिक्कत है, वहां पे वो अलग दिक्कत हो जाती है। लेकिन सैटेलाइट वाले में यही दिक्कत है, इंटरफेरेंस आपको अलग सिग्नल से। अब कई बार क्या है कि जरूरी नहीं है ना कि हर कंट्री ने सिमिलरली एलोकेट करके रखा हो। हालांकि आईटीयू कहती है, जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, वो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन सेट करती है कि भाई आप कौन सी फ्रीक्वेंसी किस चीज के लिए एलोकेट करोगे। लेकिन फिर भी सब कोई मानेगा ऐसी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इतना एक अपने लिए याद रखेंगे। एमएफ याद रखेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। बाकी यहां से इतना ही आप ये करें। अगेन इसके आगे का जो क्वेश्चन है मिटा दो ये। इसको बाकी डिटेल में इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स को कि किसका कितना गीगाहर्ट्ज में है क्या है वो अपन देखेंगे। ठीक है, इसको आपको बहुत बेसिक्स बताया कि इस तरीके से इसको याद रखना अभी के लिए। ठीक है, with which rocket vehicle ISRO launched GSAT-1 6A सक्सेसफुली? हाँ जी, बताओ। अगेन इसको भी ये पुराना हो चुका है। ठीक है, जीसेट F08, चलो बता ही दिया। GSAT-1 6A ये आपको लॉन्च किया गया था GSLV F08 से। ये उस साल के लिए लॉन्च किया गया था, तब के लिए इंपॉर्टेंट था। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि करीब करीब 6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। ठीक है, तो अब इसको ये करने का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। अच्छा, यहां से इंपॉर्टेंट है कि जीसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट का बेसिक पर्पस क्या है। हाँ जी, जीसेट भी आपको टेलीकम्युनिकेशंस के लिए ही जीसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो यूज होती है। ठीक है, तो जीसेट सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जीसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स जो है ये आपको यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए ही। ठीक है, कम्युनिकेशन में दोनों हो जाएगा, आपको टू वे कम्युनिकेशन भी होगा, टेलीकम्युनिकेशन भी होगा। ठीक है, 17 आसान क्वेश्चन।
हाँ जी, ठीक है। तो अगर आपको आंसर जीसेट का मतलब पता है, जीसेट किस लिए यूज होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर अगर एक्यूरेट आपको नहीं भी पता है, गेस करना काफी हद तक चीजें आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसा ही है, बट इसके ऑप्शंस जो है वो इजी हैं। क्यों? क्योंकि मिशन टू मार्स ऑब्वियसली हमने एक ही मिशन भेजा है, मंगलयान भेजा है, बाकी तो कुछ भेजा नहीं। ठीक है, मून के आसपास जो चल रहा है वो चंद्रयान ही चल रहा है, बाकी कुछ चल नहीं रहा है। तो दो ही चीजें बचती है कि फोरकास्टिंग द वेदर एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन। आपको जीसैट हमने बात करी, कम्युनिकेशन के लिए जनरली यूज किया जाता है, और यहाँ पे दैट इज फॉर द मिलिट्री। तो जीसैट सीरीज के सैटेलाइट जीसैट 7 जो था, ये स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया था मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। इसका एक्सक्लूसिव यूज के लिए ये अवेलेबल है फॉर द इंडियन। ठीक है, ये स्पेसिफिकली आपको इंडियन नेवी के लिए हमने लॉन्च करा था, ताकि उनको कम्युनिकेट करना होता है ना, जब डिफरेंट शिप्स कम्युनिकेट करती हैं आपस में, तो जब डिफरेंट शिप्स कम्युनिकेट करती हैं, वो स्पेसिफिक मान लो बैटल फॉर्मेशन बना रहे हैं कि अपने को कैसे घेरना है किसी को, अब वो कम्युनिकेशन जल्दी इंटरसेप्ट ना हो किसी के लिए, किसी से, तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक क्या करा, अपना सैटेलाइट हमने बना लिया। इसके पहले हमें डिपेंडेंट होना पड़ता था अंकल सैम पे। ठीक है, हाँ जी, अंकल सैम समझते हो, विशो कहते हैं। ठीक है, तो अंकल सैम पे हमें डिपेंड होना पड़ता था, और उनकी अलग डिमांड्स होती थी। हमने कहा कि भैया हम अपना खुद का बना लेते हैं। ठीक है, तो जीसैट 7 बनाया। एक और लिख लो, जीसैट 7A। अच्छा, इसका एक और नाम है जीसैट 7 का, इसका नाम नहीं नहीं नहीं, इस स्पेसिफिक जीसैट 7 का एक नाम है रुक्मिणी। ठीक है, दिस इज फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी को भी डेटा ये शेयर करते हैं। इसके बाद इसी लाइन में आगे बढ़ाते हुए कम्युनिकेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए फिर लॉन्च किया गया जीसैट 7A। ए है, याद रखना, ये है एयर फोर्स के लिए, पर्पस सेम है, मिलिट्री 2 वे मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये भी। तो ये स्पेसिफिक मिलिट्री सैटेलाइट जो गिने चुने हैं इंडिया के पास। ठीक है, तो जीसैट 7A एयरफोर्स के लिए यूज होता है, और इसका जो नाम है, ठीक है, तो गेम आता था ना इसका कोई एंग्री बर्ड गेम आता, मूवी आया था, गेम है ना एंग्री बर्ड, मूवी भी है शायद एंग्री बर्ड, कैरेक्टर, चलो जो भी है, एक ऐड कर लो यहाँ पे, ये सैटेलाइट भी है। ठीक है, एंग्री बर्ड। और अगला आने वाला है जीसैट 7B, क्योंकि अब दो को तो मिल चुका है, एयरफोर्स को मिल गया है, नेवी का मिल गया है, आर्मी को भी चाहिए। तो जीसैट 7B अपकमिंग है, 2026 तक आ जाना चाहिए। 7A आपको 2013, सॉरी 7 जो है ये 2013। 7A 2018। ठीक है, 2026 तक 7B आपको लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा दो सैटेलाइट और याद रखना जो कि यूज होते हैं फॉर द मिलिट्री पर्पस। एमीसेट एंड रीसेट 2BR1। ये स्पेसिफिक चार जो हैं ये मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, या कि आप कह सकते हो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होते हैं। ये दोनों कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, और ये दोनों इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज होते हैं, या इंटेलिजेंस पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो चाइना बिल्डअप कैसे कर रहा है बॉर्डर के आसपास, ये अगर इंटेलिजेंस इस पे कलेक्ट करना होगा तो दैट विल बी डन बाय एमीसेट या रीसेट 2BR1। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बार बार ये घूमते रहते हैं, वहां पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सब ट्रैक करने का काम जो है ये इन दोनों सैटेलाइट का काम है।
इन दोनों का काम क्या है, कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना, ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन किया जा सके बिटवीन द डिफरेंट आप कह सकते हो विंग ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, नेमी सेट एंड रीसेट टू बी R1। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट कब हो जाएगा, ये अभी के लिए कम से कम इस साल के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है जी सेट 7, लेकिन जैसे ही आपका 7B लॉन्च होगा तो फिर ये पूरी कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कभी 2026 में अपियर होने जाओगे और उस टाइम में 7B लॉन्च हो चुका होगा या जस्ट होने को होगा, तो उस टाइम में फिर ये पूरी कहानी कि कौन कौन से मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं क्या हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कोई यहां से क्वेश्चन उठा के पूछे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अब आपको मैं गेस करने का भरपूर मौका देता हूं। नाम सुन रखा है किसी ने, ग्रेविटी ट्रैक्टर? चलो, नहीं भी सुन रखा, क्वेश्चन पढ़ो, शांत मन से पढ़ो। बताइए, ए किसी को नहीं लग रहा है? जुगाड़ टाइप ट्रैक्टर ट्रॉली, सीधी सी बात है भाई, ब्रिटेन वाले जुगाड़ वगैरह बनाने के चक्कर में नहीं रहता है। ठीक है, बी, ऑप्शन बी। अच्छा चलो, तुम्हारी ही देख लेते हैं कितने वोट मिलते हैं तुमको। डी किसी को लगता है? डी है, दो दो वोट मिले। आंसर इज डी एक्चुअली। ठीक है, आंसर इज डी। देखो, अब यहां पे बात करते हैं, पहली चीज को तो मैं डिस्कस कर देता हूं ये है क्या, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ना भी पता होता एग्जाम में, ना भी पता होता, यहां पे ये कोई सेंस नहीं बनाता, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको जुगाड़ टाइप कोई सेंस नहीं बनाता, वो इतना अच्छा नाम रख के ग्रेविटी ट्रैक्टर को कुछ और रख लेते। ट्रैक्टर विद अ मैकेनिज्म टू स्वीप पब्लिक रोड्स एंड इज इकोनॉमिकल टू रन, यहां पे ग्रेविटी का कोई रोल आता नहीं है। आपको ऑप्शन दो बचते हैं, बुलेट ट्रेन रन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी। क्या बुलेट ट्रेन अर्थ ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे रन करता है क्या? वो नेविगेशन टेक्निक है। ठीक है, वो मैग्नेट्स का रोल आता है वहां पे। ऑप्शन आपके पास एक ये बचता है, विच वुड चेक एस्ट्रॉइड्स फ्रॉम हिटिंग द अर्थ, लेकिन ये जनरली अगर आपको नहीं चीजें पता होंगी कि अच्छा ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म हम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो फिर शायद इसको भी गेस करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन द केसेस कि आप ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपको घूम फिर के आप शायद फंसते भी तो यहाँ पे आप सोचते कि हो सकता है मैग्नेट को ग्रेविटी से कैसे बैलेंस करने, कुछ इसको लेकर के इसके पीछे आसपास की कहानी, दिमाग दौड़ता है ना, चार डायरेक्शन में दौड़ता है, तो यहाँ पे आप फंसते। बेसिकली ग्रेविटी ट्रैक्टर है क्या, देखो, अर्थ के पास कई बार जो है, या अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई बार आगमन होता है एस्टेरॉइड्स का। एस्टेरॉइड्स क्या है? ये वैसे निकम्मे लोग हैं, डेबरी हैं, जो आपका जब आपका सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ था तो ये भी बने थे, लेकिन ये आपको प्लैनेट्स नहीं बन पाए, ये आपको सैटेलाइट्स भी नहीं बन पाए, ये किसी के ऑर्बिट में नहीं रहे, ये बस घूमते रहते। लेकिन कई बार क्या करते हैं, ये अर्थ के तरफ हिट करते हैं। आप मूवीज देखोगे हॉलीवुड की, तो कितनी कितनी मूवीज बनी होंगी, पता नहीं कि ये आपको आके एस्टेरॉइड हिट करने वाला है। तो साइंटिस्ट ने बात करी कि भाई अपने को एस्टेरॉइड्स अगर हिट करेंगे उस केसेस में, कई बार हमने सुना ना भाई डायनासोर की जो एक्सटिंक्शन है उसमें भी एस्टेरॉइड्स का रोल रहा है। तो आप सोचो कि उस लेवल का
उस लेवल का कोई एस्टेरॉइड आज के टाइम में अर्थ पे हिट करे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगी कहानी हमारी, हम आप की कहानी खत्म, पूरे अर्थ की कहानी खत्म। बट इसकी पॉसिबिलिटी तो हमेशा बनी रहेगी। तो ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट का एक तबका लगा रहता है कि भाई एस्टेरॉइड्स आए तो हम उसको कैसे डिटर कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। उसमें लोगों ने अलग अलग थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस बनाए, कुछ को कारगर भी किया है, कारगर एक ही हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे, बट थ्योरेटिकल है जनरली। उसमें से एक थियरी है जो कि कहती है ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाएंगे। ये ग्रेविटी ट्रैक्टर क्या करेगा? तो जैसे कोई एक एस्टेरॉइड आ रहा है, आप क्या करोगे, यहां से एक सैटेलाइट को लॉन्च करोगे, ये सैटेलाइट इसके पास आएगा। लेकिन हमें एक चीज पता है कि दो बॉडीज, और कोई भी दो बॉडीज होगी उनके बीच में एक चीज काम करती है, एक फोर्स काम करती है, दैट इज द ग्रेविटी फोर्स। चाहे वो कोई भी दो बॉडीज क्यों ना, अगर उसमें मास है तो ग्रेविटी काम करेगी। अब इस ग्रेविटी ट्रैक्टर का काम क्या होगा कि इस पे ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करेगी, थोड़ा सा अपने साइड खींचेगी, ऑब्वियसली ना, थोड़ा सा तो उसको पुल करेगी, और जब पुल करेगी तो इसका पाथ जो पहले इसको इधर आना था, अर्थ को मिस कर जाएगा, अर्थ के साइड नहीं जाएगा। तो ये ग्रेविटी ट्रैक्टर काफी दूर तक, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे पहुंच के छोड़ देगा, ये काफी दूर तक इसके साथ ट्रैवल करेगा, तब तक ट्रैवल करेगा जब तक इसको अपने पाथ से हटा नहीं देता है। ठीक है, तो ये ट्रैक्टर का काम करेगा, जो एज ए ट्रॉली एस्टेरॉइड को क्या करेगा, खींच के दूर ले जाएगा। ये वन ऑफ द थ्योरेटिकल इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर ऐसा होगा फ्यूचर में, कोई एस्टेरॉइड अपने तरफ आ रहा होगा तो अपने हम इसको क्या करेंगे, ऐसे मैनेज कर लेंगे। हाँ जी, इतना भी नहीं, मास कितना बड़ा सैटेलाइट भेजेगा? अरे बाबा, हाँ आता हूं, उस पे आता हूं। ठीक है, तो ये एक एक थ्योरेटिकल, देखो कहने को बहुत सी बातें हैं ना, थ्योरेटिकल है, इसने पूछ दिया तो डिस्कस करो। अब इन्होंने कहा भाई ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करोगे? लोगों ने कहा बड़े बड़े मिरर लगा देंगे स्पेस में। बड़े बड़े मिरर लगाएंगे तो क्या होगा, सन का लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आएगा ही नहीं अर्थ को। ठीक है, किसी ने कह दी बात, तो अब इस पे आगे चल के वो कैसे डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, उस समय की समस्या है। हम थोड़ी ना कॉस्मोलॉजी डिस्कस करने बैठे। ठीक है, अपने को हाँ ऐसा है, इतना कर लें, काम खत्म, बनेगा नहीं बनेगा ये अपना सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, रिसेंट में जो उन्होंने बात करी, वो मिशन का नाम था डार्ट मिशन। ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपको, डार्ट मिशन। ये नासा का मिशन था आपको। ठीक है, नासा का मिशन था। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा एस्टेरॉइड था, वो अर्थ की तरफ आ रहा था। इन्होंने यहां से एक मिसाइल लॉन्च करी, इसको जाके काइनेटिकली हिट किया। इन्होंने काइनेटिकली हिट किया, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। ये इतने छोटे साइज के हो गए कि अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर भी जाए तो जल जाएंगे, कोई इंपैक्ट ये कर नहीं। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ये इनका सिंपल सा बात था कि क्या हम ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके का कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी, कारगर था ये कारगर था। तो इन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि जो आपने चुना था एस्टेरॉइड, वो हल्का कोई एस्टेरॉइड हो, अगली बार कोई मेटल का मिल गया, कोई अच्छा डायमंड वामंड वाला मिल गया, तो तोड़ो उसको, कैसे तोड़ोगे तुम? ठीक है, फिर वहां पे आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगी चीजें। लेकिन हाँ, ये एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने इसको किया, तो ये अपने को याद रखेगा। नासा का मिशन था डार्ट मिशन, ये इन्होंने किया है, ये आप याद रखें। ठीक, हाँ, टेस्टिंग करें, क्यों खर्च करेंगे भाई पैसा फालतू का, एक दो टेस्ट करके देख लिया, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब उन्होंने जो भी नॉर्मल वॉरहेड से भी किया होगा, जरूरत पड़ेगी वॉरहेड का साइज बढ़ा देंगे। उनका एक मूवी आई थी, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले मैंने देखी थी, जहां पे यही काम उन्होंने किया था, वो थियोरेटिकली उन्होंने करा था। अब मुझे सर्च करना पड़ेगा, मैंने बहुत पहले देखी थी वो मूवी। ठीक है, ये डार्क मिशन आया तो फिर मुझे याद पड़ा, अच्छा ऐसा मूवी मैंने कोई देखा था, वो उसमें यही काम करते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड आ रहा होता है, उसको हटाते हैं वो साइड से। ठीक है, इसमें लिख लो इसका नाम जो था ना एस्टेरॉइड का, डाइमॉर्फिस। ठीक है, डाइमॉर्फिस। अब
सिंपली आपसे पूछ देगा अ टर्म डायमॉर्फिस रिसेंटली हैज बीन सीन इन द न्यूज, इट रेफर्स टू व्हाट। ठीक है, ये एस्टेरॉइड था जो कि आपको यूज हुआ था। अच्छा, ग्रेविटी ट्रैक्टर के अलावा, ग्रेविटी ट्रैक्टर तो एक हमने पढ़ा, इसके अलावा आपको दो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इसमें और हैं। दो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ये तो प्रैक्टिकली हमने किया है। एक थ्योरी और कही जाती है दैट इज न्यूक्लियर इंपल्स। न्यूक्लियर इंपल्स का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्योंकि डार्ट आया है रिसेंट में, तो इसके आसपास की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। एक इन्होंने थ्योरी बताई कि न्यूक्लियर इंपल्स के द्वारा भी अगर एस्टेरॉइड्स आ रहे होंगे तो हम उसको झेल सकते हैं या उससे निजात पा सकते हैं। जिस तरीके से ग्रेविटी ट्रैक्टर में इन्होंने क्या कहा कि जो एस्टेरॉइड है इसके पास में हम एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जो हेवी होगा थोड़ा सा, वो ग्रेविटी फोर्स का यूज करेगा, इसका पाथ जो है ऑल्टर कर देगा, हम उससे सेफ हो जाएंगे। न्यूक्लियर इंपल्स में इनका ये कहना है कि हम क्या करेंगे, यहां पे मान लो एस्टेरॉइड आ रहा है, इसको एक बार मिटा देने तो रुक जाओ, लिख लिया ना न्यूक्लियर इंपल्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर इंपल्स में ये करेंगे क्या, सिंपली कि सपोज ये एस्टेरॉइड आ रहा है, यहां इसके पास में ले जाके ये एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कराएंगे। उस पे नहीं करा रहे हैं, उस पे कराएंगे तो दूसरी चीज हो गई, वो डार्ट जैसी मिशन हो जाएगी। यहां पे ये क्या कराएंगे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कराएंगे। और जैसे ही एक्सप्लोजन कराएंगे, इसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा तो बहुत सारी रेडिएशंस निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती हैं। और इनका मानना है कि दिस रेज, यहां से जब ये रेज एमिट करेंगे, क्या होगा, ये रेज विल बी एमिटेड, बहुत सारी पावरफुल रेज। और इनका मानना है कि ये जो रेज हैं ये इतना पावरफुल हो पाएंगी या इनका इंपैक्ट इतना ज्यादा हो पाएगा कि ये इस एस्टेरॉइड को क्या कर देंगे, इसके पाथ से हटा देंगे। यानी रेज का यूज करके, रेज एक्स रेज होगा, गामा रेज होगा, बहुत सारे रेज होंगे, ये रेज इतने पावरफुल हो सकते हैं, उतने नंबर ऑफ रेज जनरेट कर पाएंगे जो कि ये रेज क्या कर देंगे, एस्टेरॉइड को धक्का दे पाएंगे। इसको कहा गया है न्यूक्लियर इंपल्स। ये भी आपको थियरी है। हाँ बोलिए। पेनिट्रेट तो करते हैं, जैसे अल्फा रेज है, पेनिट्रेट तो करते हैं ना, आपको जाके बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, रिटर्न होते हैं, डेफिनेटली फोर्स तो कुछ ना कुछ लगाएंगे जब हिट करेंगे तो। अब कितना कारगर हो पाएगा वो मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के बाहर की चीज है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और इन्होंने बताया है, लेजर एब्लेशन। लेजर एब्लेशन, ये तीसरी थियरी इन्होंने दी है कि अर्थ को कैसे अपने को सुरक्षित करने का है। लेजर एब्लेशन में इन्होंने क्या कहा है कि यहां पे हम बहुत ही पावरफुल लेजर्स का यूज करेंगे। उसमें करेंगे क्या कि सपोज करो ये एस्टेरॉइड्स है, इस पे पावरफुल लेजर बीम्स को हम क्या करेंगे, हिट कराएंगे। जब पावरफुल लेजर बीम्स को हिट करेंगे किसी एरिया में, इतने पावरफुल होंगे कि इसके इस इलाके को या जहां पे भी हिट करोगे उसको बहुत ज्यादा बॉयल करना शुरू कर दिया, मेल्ट करना शुरू कर दिया। मेल्ट होंगे, बॉयल होंगे, उसका फॉर्म चेंज होगा, वो गैसियस फॉर्म में चेंज होगा। जब गैसियस फॉर्म में चेंज होगा तो वो जो भी उसका प्लूम जिसको बोलेंगे, प्लूम मतलब धुआं टाइप जो भी उठेगा, जो भी चीज जलेगा वो धुआं टाइप उठेगा, तो वो यहां से क्या होगा, यहां से ये एस्केप करना शुरू करेगा, बाहर हटना शुरू होगा। तो यहां पे एक थ्रस्ट जनरेट होगा, जैसे बैलून में से हवा निकलती है, पीछे से बैलून आगे की तरफ भागता है, तो जैसे ही इसके इस पोर्शन को गलाएंगे, यहां से जो गैसेज हैं इस साइड से बाहर निकलेंगी, इस तरीके से दूर हटेंगी इससे, तो उसके पुश के वजह से, उसके थ्रस्ट के वजह से ये एस्टेरॉइड क्या होगा, अपने पास से। थ्योरेटिकल बातें हैं, होगा नहीं होगा वो अपनी समस्या है नहीं। ठीक है, हाँ जी। तो बस क्योंकि है, ये चर्चा करी ग्रेविटी ट्रैक्टर की, तो इसकी भी कर लो कि हाँ ये दो तीन चीजें इन्होंने बात करी। ठीक है, और कई बार ना अजीब अजीब बातें करते हैं ये, जैसे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या कहा
एक तो आपको लेजर मैंने बता दी मिरर वाली बात कि बहुत बड़ा सा मिरर लेके जाके स्पेस में रख देंगे, ठीक है, वो आने ही नहीं देगा रेज को, ठीक है, वो ठंडा हो जाएगा। हाँ जी, आई डोंट नो कैसे करेंगे वो, बट उन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और उन्होंने कही थी कि जो आपको उन्होंने क्या कहा, अरे करेगा नहीं करेगा वो मेरा समस्या नहीं है बाबा, मेरा समस्या है कि हाँ इन्होंने ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब किया है, मैं तुम्हें वो बता दूं। ठीक है, इन्होंने एक चीज और प्रिस्क्राइब किया था कि सॉल्ट वाटर स्प्रे करेंगे ओवर द क्लाउड्स। क्या होगा उससे? क्लाउड्स के ऊपर में, बादलों के ऊपर में सॉल्ट वाटर का स्प्रे करेंगे। हाँ जी, उसका उन्होंने जो बात कही कि सॉल्ट वाटर के जब स्प्रे करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, क्लाउड्स की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो एल्बिडो जिसको आप कहते हो जो टर्म, वो क्लाउड्स की बढ़ जाएगी। तो क्लाउड्स ज्यादा से ज्यादा जो सनरेज है उसको क्या करेंगे, बाहर रिफ्लेक्ट कर देंगे, वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे, एब्जॉर्ब कम होगा, तो गर्मी आपको कम होगी। लेकिन लेकिन नहीं नहीं नहीं, लेकिन सबसे मजेदार बात सुनो, इसको इसको लॉजिक इनका देखो। आज के डेट में जो हमारे पास अभी कम से कम जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप जेट प्लेन्स का यूज करोगे, जेट प्लेन्स का यूज करके क्लाउड्स के ऊपर जाओगे, जितना आपने, आप मान लो कि हीट आपने कम किया, उससे ज्यादा CO2 आपने इमिट कर दिया करने में। तो ऐसी ऐसी थियरी है, हो सकता है फ्यूचर में वो कारगर हो जाए। अभी के लिए हम हंस रहे हैं, मैं माइंड भी फ्यूचर में हम पे वो हंसेंगे, अच्छा अभी मजा आया तुमको, देखो करती है। तो ऐसी चीजें हो सकती है। तो अपना काम इतना ही है कि अच्छा इन्होंने ऐसा कहा है, भैया सुन लेते हैं, ये हमारी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं, हम जनरलिस्ट हैं, ठीक है, तो जस्ट दैट्स इट। अब बाबा तुम, मैं पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में पड़ रहा ही नहीं हूँ, पहली चीज ये कर लेना। हाँ, बताओ 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 बताओ। क्या कहा था चिदम्बरम ने, वो बताओ। बोला ना ऐसे हर एक को आप इंटरनेट दीजिएगा, हर एक को आप दीजिएगा। वैसे बहुत सारे गधे भरे पड़े हैं भारत में, जब तक आप कुछ कर नहीं देते तब तक लोग मानते नहीं। तो ये चीज, कुछ लोग तब भी नहीं मानते हैं। पाकिस्तान में पता है, लोग बता रहे हैं कि चंद्रयान लैंड हुआ ना, तो बोल रहा है ना कि स्पेशल डमी बना के लोग वीडियो बना के फिर सबको बता रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान का एक मैंने शायद केस सुना था, आई डोंट नो कितना करेक्ट है कितना नहीं है, कि पाकिस्तान ने भी लॉन्च किया, भारत ने जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया था उस टाइम की कहानी है, ठीक है, कि उन्होंने भी लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि हमारा जो सैटेलाइट है उसने चांद पे पानी खोज दिया है, ठीक है। हम बताएं सैटेलाइट क्या था, एक अस्कू का प्रोजेक्ट था, वो भी मतलब अस्कू में चाइना के फंडिंग से वो एक अस्कू को दिया था कि ये करके कि ये लोग सैटेलाइट बनाइए, आप हम भी उसको लॉन्च करेंगे। थोड़ा सा सैटेलाइट था 4 या 5 kg का, उसको लोग चाइना के थ्रू ने लॉन्च किया था, उसी को बोला था सैटेलाइट। अरे नहीं, मैं जो बना वो सुन लो ठीक है। तो भारत ने जो लॉन्च किया, तो भारत ने कहा कि भाई हम हमें ट्रेसेस मिले चंद्रयान में, तो हमने यही बोला कि हमें ट्रेसेस मिले, पॉसिबिलिटी है कि वाटर मिलेगा। चाइना ने कहा, पाकिस्तान ने 2-4-10 दिन बाद कहा कि भाई हमने तो पानी खोज लिया, हमको तो पानी मिल गया, हमारा फोटो बता रहा है कैमरा की पानी है वहां पे, ठीक है। बाद में नासा वगैरह इन लोगों ने जब ट्रैक किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि आपका जो सैटेलाइट था वो उड़ा तो ठीक था, बट उड़ने के बाद जो है वो किसी झील में, तालाब में जाके गिर गया तो जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है वो है तो पानी ही लेकिन वो जो पानी है वो कहाँ का है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन बताओ बताओ बताओ, ये 2 क्वेश्चन करेंगे देन वी ऊपर। हाँ जी, सिंपल, ये आप अपनी बुद्धि लगाओ, इसमें जानने के लिए कुछ नहीं है। मोबाइल फोन ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, किसके किसके लिए जीपीएस का यूज हो सकता है? तीनों का पक्का? पावर ग्रिड में कैसे करोगे जीपीएस? बताइए, पावर ग्रिड्स में जीपीएस का जस्ट थिंक कैसे यूज कर सकते हैं? क्या पावर, एक सिंपल सी बात है ना कि कहां पे बिजली है, कहां पे नहीं है, कहां पे गड़बड़ी है, जीपीएस की मदद से हो सकती है आराम से।
हो सकता है। बैंकिंग ऑपरेशंस, एक चीज याद रख लो, तुम्हें एक ये बता देता हूँ, साइंस एंड टेक में कोई भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात होगी उसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है। किसी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात हो उसमें हमेशा पॉसिबिलिटी क्या होगी, एंडलेस होगी। तो मैक्सिमम केसेस में कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या कुछ वैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात हो रही होगी उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑप्शंस जो गिवन होते हैं वो करेक्ट है। वो तो ऑल करेक्ट कर दिया उसने, उस तरीके से कर दिया, बट फिर भी ये प्रिंसिपल जनरली होल्ड करता है। आपका ऑल ऑफ द करेक्ट में भी तो वो ऑप्शन है ना। नहीं ऐसा नहीं। अब ठीक है, लास्ट ईयर का भी जो था ये प्रिंसिपल, मैंने ये नहीं कह रहा कि इसको अंधा करके होल्ड करना है। मेरे कहने का मतलब है जनरली अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात हो रही होगी, जनरल स्टेटमेंट है ये, उस केस में जो आपको ऑप्शन दिए होते हैं पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि पॉसिबिलिटी आप बता नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या होने का, उसका कैसे यूज होता है नॉर्मल कैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि बस देखना और टिक कर देना। अगर आपको डाउट हो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो मैक्सिमम चांसेस रखना कि वो होने के चांसेस होंगे। वो फ्यूचर की बात हो रही है, एक टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बैंकिंग ऑपरेशन, आज देखो आज अपना यूपीआई ही आप यूज करते हो, उसमें लोकेशन रहता है ना कहां से आपको, सिंपल सी बात। पावर ग्रिड्स जैसे उन्होंने बताया, मोबाइल फोन तो हम करते ही करते हैं। ठीक है, तो जीपीएस आपका यूज हो सकता है। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। दो ही बचे, दोनों करो चलो जल्दी से। टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। इस टर्म का मतलब किसको पता है, बताओ। ठीक है, तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इजी, वन वे कम्युनिकेशन चल रहा होगा तो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सारे के सारे क्या है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। फुल ड्यूप्ले में आपको एक टाइम में एक ही हो सकता है, एक ही बोलेगा, मतलब होगा तो टू वे कम्युनिकेशन, बट एक टाइम में कोई एक साइड ही डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। नॉर्मली जो वॉकी टॉकी होती है, तो वॉकी टॉकी क्या होती है, सिंगल सॉरी हाफ ड्यूप्ले में वो काम करती है। ठीक है, तो हेलो सर इधर बोलेगा तो ओवर उसको बोलना पड़ेगा कम इन, तो एक ही बोल सकता है, दूसरा नहीं बोल सकता है। तीसरा जो है फुल ड्यूप्ले कम्युनिकेशन, मोबाइल आज की डेट में हम यूज करते हैं आराम से। वो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन की बात है, उसमें वो स्पेसिफिक जो नेशन में उनको करना होता है इसलिए वो करते हैं। ठीक है, क्लैरिटी भी बनी रहे चीजों की, दोनों एक साथ बोलेंगे तो ठीक है। लास्ट 21, इस तरीके के इजी क्वेश्चंस आ जाएं। हाँ जी बताओ बताओ, ये तो आप बोले सर पॉसिबिलिटी है। अरे बाबा तो तुम तैयारी कर रहे हो क्या, यहाँ तो स्टेटमेंट देखो, कोई तुक नहीं बनता ना इसका। स्टार वार्स अमेरिका ने सोचा था, बात करी थी हमने, नहीं करी थी, अभी करेंगे। ठीक है, उसने प्रोजेक्ट चलाया था कि भाई अपन जो है तैयार करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, बट इंडिया का वैसा कोई हमारी चाहत है नहीं, हम शांति प्रिय लोग हैं। ठीक है, तो पहला ही जब आपका स्टेटमेंट आर फॉल्स चला गया, काम ही खत्म। असर्शन रीजन में यही फायदा है, एक स्टेटमेंट गलत निकाल लो। पहला मतलब आपको क्या मैं ये बताऊं कैसे करने का, एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं। देखो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे ही आपने एक को हटाया आंसर तो क्लियर हो गया, तो ये एलिमिनेट, जैसे यूपीएससी में इस बार लोगों ने कहा, ऑब्वियसली नहीं होता है, यूपीएससी में लोगों ने कहा कि एलिमिनेशन टेक्निक को खत्म कर दिया था उसने, लेकिन नहीं खत्म किया, यहाँ पे एलिमिनेशन है अभी भी। जैसे ही एक स्टेटमेंट गलत हुआ ये बाकी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं।
दिक्कत है कि जहां पे ये दोनों सही है और फिर जो आपका रीजन है या जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है कि नहीं, असर्शन का है कि नहीं, उसमें अगेन आपको आपकी नॉलेज बेस्ड वहां पे टेस्ट हो जाती है। उसमें आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते। उसमें एलिमिनेशन क्या है, उसमें आपके दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। तो अगर जान की बाजी लगी हुई है तो ए बी में जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका वो थ्योरेटिकली कहीं से होल्ड करता है कि नहीं करता उस रीजन को। वही वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी टेस्ट कर लेता है ना, रीजन आपको पता है कि उसका पता है। मेरे कहने का मतलब ये कि ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना कम से कम। अब तुक्का भी लगाने जाओगे तो 50-50 आपके चांसेस बने हुए हैं, और 50-50 बहुत बड़ी बात होती है। अब 1/4 से 1/2 पे आ गए तो बड़ा है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग आप तुक्की को लेकर चलो, बट एग्जाम हॉल में यूज हम सब करते हैं, इसको कोई एडमिट करे या ना करे, ठीक है। वो 2-4-5 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं लास्ट में, तो वहां पे ये सब टेक्निक्स आपको थोड़ी बहुत मदद कर देती हैं। सो इसको इतना ही रखते हैं, बाकी कल आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास कल तो नहीं, उसके आगे से हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, तो वी विल डू ऐसा, ठीक है। और हाँ जी, कल शाम में है, रूटीन मिला है ना, साइंस टेक की कल शाम में क्लास है। जो हमारी रेगुलर क्लासेस मॉर्निंग में, जो जहाँ पे हम डील कर रहे हैं थ्योरी को, वेडनेसडे, ठीक है। ऑल राइट देन, थैंक यू। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट, कोई समस्या?